नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, जिस ढंग से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और उसके बाद जो जो खबरें सामने आ रही है, वो अगर हम देखें और समझने की कोशिश करें, जिसको अंग्रेजी में बिटवीन द लाइंस बोलते हैं, जो छपी हुई खबरें हैं, जो बोले हुए शब्द है, उनके पीछे छुपे हुए जो मायने हैं, वो अगर ढूंढने की और समझने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि ये छोटी बात नहीं थी। जिस ढंग से मोदी सरकार ने और मोदी नरेंद्र मोदी के साथियों ने इसको हैंडल किया है, बड़ी बारीकी से किया है। वरना ये तो प्लान सरकार गिराने का था। षड्यंत्र बोलो कोई बात नहीं, कारस्थान बोलो कोई बात नहीं, लेकिन सरकार गिराने की सोच इसके पीछे थी। लेकिन ये लोग भूल गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 24 साल से गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद लगातार 24 साल जो आलोचना झेल रहे हैं, उसमें जवाब देने की कोशिश नहीं करते, उल्टा जवाब नहीं देते। मुंह से बोलते कम है लेकिन करते बहुत ज्यादा है। और जो कुछ करते उसकी कीमत उनके दुश्मनों को, प्रतिस्पर्धियों को ज्यादा भुगतनी पड़ती है। ये अनुभव है। तो फिर भी उनके साथ पंगा लेने की कोशिश क्यों होती है, ये मेरी समझ में नहीं आता। और इसलिए पिछले 1 साल 13 महीने हो गए, बहुमत गवाए मोदी ने। 13 महीने हो गए। 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। उसके बाद एक बात बोली गई थी कि कब तक मोदी जी को नीतीश और नायडू जैसे लोगों की खैरात पर सरकार चलानी पड़ेगी, ये सरकार चलेगी नहीं। वो बात तो बोलने वाले भूल गए। आज भी मोदी जी 240 बीजेपी के एमपी लेकर सरकार चला रहे हैं और एनडीए की सरकार चला रहे हैं, लेकिन उनके मन में थोड़ा भी डर नहीं है कि ये सरकार गिर सकती है, ये सरकार गिराई जा सकती है। इसका डर उनके मन में थोड़ा भी नहीं है। तो इससे समझना जरूरी होता है कि इंसान किस ढंग से सोचता है, किस ढंग से सरकार चलाता है। और इसलिए अजीब लगता है कि ये ऐसे नाटक, धनखड़ हो या सत्यपाल मलिक हो, ये ऐसे नाटक क्यों करते हैं जो उनका खुद का नुकसान कर देता है। अब इसमें सरकार गिराने का षड्यंत्र कहां से हो सकता है, ये आपके मन में सवाल आएगा। क्योंकि अभी तक जो कुछ धनखड़ के इस्तीफे के बाद विश्लेषण हो रहा है, एनालिसिस हो रहा है, खबरें आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उसमें कहीं भी सरकार गिराने की बात या षड्यंत्र इस पर चर्चा नहीं हुई है। तो भाऊ कहां से बोल रहा है कि यह षड्यंत्र था? बिल्कुल था। जिस ढंग से हरकतें धनखड़ साहब कर रहे थे, उससे मोदी सरकार को बिल्कुल शक हुआ था कि ये इंसान कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं। पहलगाम के बाद जिस ढंग से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है, और पाकिस्तान को पता तक नहीं चला कि मिसाइल कहां से आ रहे, ड्रोन कहां से आ रहे, हवाई जहाज कहां से आ रहे, नुकसान कैसे हो रहा है, हमला कौन कर रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में बहुत सारे भारत के दुश्मन
अज्ञात हमलावरों से मारे जा रहे हैं, लेकिन मारने वाले कौन है इसका भी पता नहीं चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में इसका जो कर्ता धर्ता है, जो भारत का प्रधानमंत्री है, उससे पंगा लेना किसी ऑर्डिनरी पॉलिटिशियन में ये बड़ा धोखा था। ये बड़ा पागलपन हम बोल सकते हैं। तो अगर एक्चुअल पॉलिटिशियन ये पागलपन नहीं कर रहे हैं, तो जगदीप धनखड़ जैसा उपराष्ट्रपति अपना इतना ऊंचा कद का पद इस जुए में क्यों लगा देता है, ये समझ में नहीं आता। लेकिन जो कुछ हुआ है वो हुआ है। इसमें षड्यंत्र क्या हो सकता है? और षड्यंत्र किस बात का था? मोदी की सरकार गिराने का? बिल्कुल मैं मानता हूं। और सरकार गिराने का मतलब आपको समझना जरूरी है। कभी भी डायरेक्टली ऐसी सरकार नहीं गिरती। सरकार गिराने का तरीका होता है। जैसे जो कुछ चालाकी जगदीप धनखड़ कर रहे थे, उन पर जब दाव उल्टा पड़ गया, तब उनको चुपचाप जाकर खुद के ही पद का इस्तीफा देना पड़ा। उसको दाव उल्टा पड़ना बोलते हैं। तो इसलिए यह भी समझना जरूरी है कि दाव था तो क्या था। एक उपराष्ट्रपति क्या सरकार गिरा सकता है? बिल्कुल नहीं गिरा सकता, क्योंकि वो राजनीति से परे होता है। लेकिन जिस ढंग से पिछले कुछ महीनों से उपराष्ट्रपति बने, राज्यसभा के सभापति बने जगदीप धनखड़ बीजेपी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ कुछ गेम खेल रहे थे, उसकी सुगबुगाहट तो मोदी जी को लगी होगी, मोदी की जो साथी है उनको लगी होगी। लेकिन वो कोशिश करते, आपको याद होगा जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी थे। वो तो खुले खुले मोदी के खिलाफ थे। कांग्रेस ने उनको बनाया था उपराष्ट्रपति, और 2 टर्म के लिए बनाया था। तो अपनी तरीके से हर बात पर, हर समय मोदी सरकार को संकट में लाने की कोशिश करते थे। बीजेपी के साथ पक्षपात करते हुए कांग्रेस को झुकता माप दे रहे थे। फिर भी मोदी ने उनको सहा है, झेला है। अगर ये इंसान, ये प्रधानमंत्री अपने ओपनली जो खिलाफत करता है, उपराष्ट्रपति बनके, राज्यसभा का सभापति बनके, उसको झेल सकते हैं, लेकिन उसको हटाने का प्लान भी नहीं करते या इंटेंशन भी नहीं दिखाते, उसका समय खत्म होने तक संयम दिखाते, धैर्य दिखाते, तो उनसे पंगा लेना जगदीश धनखड़ के बस की बात नहीं थी। ना उनको जो उकसा रहे थे विपक्ष के जो नेता या पार्टियां जगदीप धनखड़ को उकसा रही थी, इनके भी बस की ये बात नहीं थी कि मोदी से पंगा ले ले और जीत हासिल करे। फिर भी इन्होंने एक ड्रामा खेलने की कोशिश की, और ये ड्रामा क्या है ये हमें समझना जरूरी है। मैं आपको 3-4 साल पीछे लेके जाऊंगा। महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक एक अजीब बात हो गई थी। विधानसभा के सभापति थे नाना पटोले। अचानक उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनको मंत्री बनना था, इसलिए वो पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे। तो उन्होंने किसी से भी कंसल्ट नहीं किया। शिवसेना और एनसीपी, ये 2 पार्टियां सरकार में थी, और नाना पटोले कांग्रेस के थे। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन कांग्रेस को देनी है। अगर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कांग्रेस को नहीं दे सकते, तो उनको विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया था, कांग्रेस के इसलिए बनाया गया था।
तो उन्होंने कम से कम अपने दो मित्र दलों से कंसल्ट करके अपना इस्तीफा पद से देना जरूरी था। उन्होंने ये किया नहीं। उन्होंने एक दिवस अचानक जो उपाध्यक्ष थे नरहरि झिरवल, उनके पास अपने पद का इस्तीफा सौंप दिया, वो निकल गए। और वहां से लेकर 30 जून 2022 को कम से कम 1.5 साल उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी सरकार गिरने तक ये विधानसभा अध्यक्ष का पद भरा नहीं गया, उसका चुनाव तक नहीं हुआ। और आपको याद होगा कम से कम 2 या 3 बार उस समय के जो राज्यपाल थे, गवर्नर थे भगत सिंह कोश्यारी, वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को खत लिखकर रिक्वेस्ट करते थे कि भाई विधानसभा का अध्यक्ष का पद खाली है, रिक्त है, वो चुनाव ले लो और विधानसभा को फुल टाइम अध्यक्ष मिलना चाहिए। लेकिन उद्धव ठाकरे वो चुनाव नहीं लेते थे और उल्टे राज्यपाल को ही दम देते रहे कि हम क्या कर रहे हैं, हमको मालूम है, हमें आप राजनीति का पाठ मत सिखाओ वगैरह वगैरह। अब बात ये हो गई कि होते 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 एक दिन 1.5 साल बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई, लेकिन विधानसभा का अध्यक्ष चुना नहीं गया। लेकिन वो सरकार गिरने के बाद एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना और बीजेपी की जो सरकार बनाई, उस सरकार पर जब विश्वास का प्रस्ताव मंजूर होना था, उस विश्वास प्रस्ताव के पहले नार्वेकर बीजेपी के एक एमएलए है, नार्वेकर, उनको सभापति करके चुना गया और दूसरे दिन उनकी अध्यक्षता में एकनाथ शिंदे की सरकार का विश्वास प्रस्ताव मंजूर हो गया। तो सभापति का होना ना होना इतना इंपॉर्टेंट था। और फिर भी महाविकास आघाड़ी के तीनों नेताओं ने, तीनों पार्टियों के नेताओं ने या उद्धव ठाकरे ने वो चुनाव नहीं होने दिया। अब क्यों नहीं होने दिया? यही तो बात पॉलिटिकल होती है, यही तो बात पॉलिटिकल होती है। उद्धव ठाकरे जी को मालूम था कि उनके सरकार के पीछे जो 180 के आसपास एमएलए समर्थन के लिए खड़े हैं, उनमें से बहुत सारे लोग उनकी सरकार पर और अपनी अपनी पार्टियों के नेताओं पर नाराज है। और इसलिए अगर सभापति का चुनाव हो जाता है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, तो उसमें बीजेपी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी और जो नाराज विधायक है सत्तारूढ़ दल के, वो जानबूझकर अपने ही सरकार का नाक कटवाने के लिए बीजेपी के कैंडिडेट को चुनकर ला सकते हैं। यानी सत्ता में रहेंगे महाविकास आघाड़ी के 3 दल और सभापति होगा बीजेपी का यानी विपक्ष का। और इसी डर से उद्धव ठाकरे या महाविकास आघाड़ी सभाध्यक्ष का चुनाव रोक रही थी, टाल रही थी। लेकिन जब तख्ता पलट गया तो बीजेपी ने पहले अपना सभापति बिठा दिया। ये बात समझना जरूरी है। अब ये और ये जो मामला था, ये बात छुपी नहीं थी। उस तख्ता पलट के पहले देवेंद्र फडणवीस ने एक बात साफ साफ 20 जून के पहले कही थी, 20 जून 22 के पहले, कि महाविकास आघाड़ी के बहुत सारे एमएलए सरकार पर नाराज है, आपके ही एमएलए नाराज है, और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि राज्यसभा चुनाव में एक ज्यादा कैंडिडेट खड़ा करो, हमें अपने ही सरकार को सबक सिखाना है। और इसलिए बीजेपी ने राज्यसभा के लिए तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया और वो चुनकर आया, क्योंकि
क्रॉस वोटिंग हुआ था। बिल्कुल यही बात अगर आप समझे तो आज उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए आसान नहीं है। बीजेपी के पास एनडीए के मिलकर 293 293 एमपी है लोकसभा के, और विधानसभा में एनडीए के कुछ 120-23 ऐसे है। इसका मतलब साफ है कि लोकसभा और राज्यसभा के जो एमपी मिलकर है वो अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं तो उसमें बीजेपी के पास बहुत बड़ा बहुमत नहीं है। 290 और 125 हम साथ में ले लो तो 200 कितना होता है, 415 वगैरह होते हैं। और कुल वोटर अगर 800 के आसपास है तो बहुत कम मार्जिन बीजेपी के पास है, और बीजेपी के पास भी नहीं है, एनडीए के पास है। बीजेपी के मेरे ख्याल से 340-45 एमपी है। इसका मतलब 50 से 55 या 60 चुनाव उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के पास अपने 400 से ज्यादा एमपी नहीं है। उसमें 50-55 कम है जो एनडीए के मिलाकर चुनाव जीता जा सकता है। मतलब साफ है कि अगर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होता है तो उसमें बीजेपी के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को हरा कर भी मोदी को सिग्नल दिया जा सकता है कि आप जितनी छलांग मार रहे हो उतना तगड़ा बहुमत आपके पीछे नहीं है। और शायद इसमें नीतीश नायडू या और जो कोई होगा, अन्ना डीएमके वगैरह छोटे मोटे दल, अजित दादा, एकनाथ शिंदे वगैरह वगैरह, ये अगर बीजेपी के साथ मोदी के साथ दगाबाजी करे तो सरकार के लिए एक सिग्नल जाता है कि आपके पास उतना बहुमत नहीं है जितनी छलांग आप मार रहे हो। तो जो डर उस वक्त उद्धव ठाकरे को सता रहा था और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं लिया था, बस वही गेम संसद में खेलने की कोशिश थी। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सत्तारूढ़ दल को इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ता, इम्पीचमेंट लानी पड़ती, और उसमें लोकसभा हो या राज्यसभा हो उतना बहुमत एनडीए बीजेपी के पास नहीं है। ये आरंभ में दिखाने की, एक सिग्नल लेने के प्लान बनाया था, और उसके तहत जगदीप धनखड़ काम कर रहे थे। लेकिन उसके बीच ही उनको फंसा दिया गया और वो चुपचाप, इज्जत से जा रहे हो या अपमानित होकर जाना है, ये सवाल जब साफ साफ पूछा गया तो चुपचाप इस्तीफा देकर अपनी इज्जत बचाने के लिए अचानक धनखड़ साहब अपना पद छोड़कर निकल गए। उनको विदाई का समारोह भी नहीं हुआ है। तो प्लान तो सरकार गिराने का था। यानी इसकी उसकी क्या बोलते हैं आप, उसका पहला पायदान ये था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में या इम्पीचमेंट के मामले में सरकार को दिखा देना कि आपके पास जो समझते हो उतना बहुमत नहीं है। ये गेम था। उसमें खुद वो फंस गए। बाकी की चीजें आहिस्ता आहिस्ता समोर आएगी, सामने आ जाएगी। मैं अभी रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।